स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि, है ना। तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर की अगर हम वीडियो की बात करें तो लगभग 3 पार्ट में मैंने पूरे चैप्टर को समझा रखा है। तो आप तीनों ही पार्ट्स को ज़रूर देखिए और एनिमेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को समझाया है और बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा रखा है। तो आप लोगों से यार अनुरोध है कि आप लोग पूरे चैप्टर को देखें ताकि आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सके। और इसके अलावा MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो MCQ क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें, इस चैप्टर के सभी MCQ को देख लें, ठीक है। अब देखिए, सीधा हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है, चुनाव क्या होता है ना। चुनाव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा, है ना, जिस विधि द्वारा प्रतिनिधि को चुनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं, है ना। मतलब चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप परिभाषा दे सकते हैं चुनाव के बारे में। अब देखिए, प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। मतलब कि जिसको हमने चुना है ना, वो क्या है? हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा मतलब प्रतिनिधित्व करेगा और शासन व्यवस्था को चलाएगा। तो ये चुनाव के बारे में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होगा भैया? देखिए, सिंपल सा बात, हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़े एग्जाम्पल हमें प्राचीन यूनान नगर में हम देखते हैं। वहाँ पे एथेंस नाम का एक नगर था, वहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे क्या था कि इसमें जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर बैठकर दैनिक कार्यों के फैसले करती थी और सरकार को चलाती थी। मतलब कि एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए नगर के सभी लोग और जो भी फैसले लेने हैं वो सभी लोग मिलकर लिया करते थे, ठीक है ना। और तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। इस तरीके के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को सीधे रूप से चुनती थी। मतलब जो भी प्रतिनिधि को चुनना है ना, वो एक साथ इकट्ठे हो गए और सभी वोट दे रहे हैं, मतलब सभी अपना वो कर रहे हैं, है ना, अपना सुझाव दे रहे हैं और उसके बाद अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। तो देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि भाई आधुनिक समय में जितने भी राष्ट्र है, जितने भी देश है, वो बहुत ही विशालकाय है ना। अब सीधे तौर पे भाई हम एक जगह एक मैदान में इकट्ठे होकर तो हम कर नहीं सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? चुनाव के माध्यम से चुनाव करवाते हैं और चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं? हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर अपने सरकार चलाने के लिए उसको भेजते हैं, है ना। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होगा कि सीधे हम किसी मैदान में किसी जगह पे इकट्ठे होकर और मतलब उसका चुनाव करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी दूसरी विधि द्वारा, जैसे कि चुनाव एक विधि है, जैसे कि इलेक्शन होता है इस समय, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद है चुनाव और लोकतंत्र किस प्रकार से अभिन्न अंग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई और लॉजिकल क्वेश्चन भी है कि चुनाव और लोकतंत्र किस प्रकार से अभिन्न अंग है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आपको लगता है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव है? नहीं हो सकता भाई। लोकतंत्र को चलाना है तो चुनाव होना चाहिए और जाहिर सी बात है कि अगर लोकतंत्र शासन व्यवस्था जहाँ पे है वहाँ पे चुनाव होंगे ही होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव और लोकतंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन और उसके लिए चुनाव जरूरी है, और अगर चुनाव होगा तभी लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो इसीलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों अभिन्न अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो भारत में जो चुनाव व्यवस्था है उसका वर्णन करना है। देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम और स्वायत्त संस्थाओं का गठन किया गया है ना। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को दिए गए हैं। मतलब कि जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो विधायिका के पास है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन किया गया है ना। चुनाव आयोग एक ऐसा संस्था है जो कि भारत में सभी प्रकार के चुनाव को कराती है। उसकी कार्य प्रणाली कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, चुनाव की देखरेख करना, है ना, मतगणना करना, ये सारे काम चुनाव आयोग के हैं और ये भारत में चुनाव व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है चुनाव आयोग, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। हाँ भाई, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। तो देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र के भेदभाव किए जो भी 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक है उन सभी को क्या मिले, मत डालने का अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार मिले। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई। तो देखिए संविधान के अनुसार जो हमारा अनुच्छेद 324(1) है उसके अनुसार भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई सीधे राष्ट्रपति के द्वारा भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भाई सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं, इसका गठन कौन करता है। तो देखिए भाई परिसीमन आयोग जो है ना, इसका मेन जो काम है वो चुनाव क्षेत्र की सीमा तय करना है भाई, है ना। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन तय करना इसका मेन काम है। ठीक है। और ये इसका जो सिरा मतलब इसकी जो नियुक्ति है, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, मतलब जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका जो चुनाव है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उसको सेलेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आपको पता है कि 18 वर्ष से अधिक 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी नागरिक है उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है बिना किसी धर्म, जाति के भेदभाव के, है ना। तो इससे क्या होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धांत लागू होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि भाई लोगों का ही शासन चल रहा है ना, जनता का शासन हो रहा है। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है, मतलब लोकतंत्र में क्या है कि भाई सभी को अपने प्रतिनिधि को चुनने का हक मिलना चाहिए, तो उसके अनुरूप है। व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है ना। सभी को लगे कि भाई हाँ विकास, देश के विकास में, क्योंकि वो वोट डाल रहे तो उनको लगेगा कि भाई हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, तो उनको भी अपना मतलब व्यक्तिगत विकास होगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, लोग राजनीति में रुचि लेना स्टार्ट करते हैं, राजनीति के प्रति थोड़े बहुत नेताओं के प्रति जागरूक होते हैं, उनको पता मतलब थोड़ा सोचते हैं कि भाई हाँ किसको वोट डालना चाहिए, किसको वोट हमें नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। निर्वाचन आयोग का मेन काम क्या है, मतदाता सूची तैयार करना भाई, कि भाई मतदाताओं में किसका नाम है, किसका नाम हटाना है, किसका नाम जोड़ना है ना। तो मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव की तिथि तय करना कि भाई किस डेट को कहाँ पे चुनाव होगा। इसके अलावा चुनाव का निरीक्षण करना कि भाई चुनाव सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका भी चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव परिणाम जारी करना, चुनाव इलेक्शन हो गया तो उसके बाद उसका रिजल्ट भी घोषित कर दी है। ठीक है। तो ये सारे काम चुनाव आयुक्त के माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो भाई देखो लोकसभा और विधानसभा का जो सदस्य बनना है आपको, तो आप सबसे पहले तो भाई भारत के नागरिक हो और आयु आपकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी सरकारी पद पे आप ना हो, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब आप ना करते हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया यानी कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, बैंक के बहुत सारे पैसे आप ले रखे हैं, तो ऐसे आप ना हो। उस व्यक्ति पर कोई भी चोरी या किसी भी तरह का आपराधिक केस ना हो, तभी जाके आप लोकसभा और विधानसभा के सदस्य पा सकते हैं। वैसे चोर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और ज़्यादातर अपराधी होते हैं, गुंडे लोग होते हैं। ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के विशेष लोग ही वोट डालते हैं। मान लो कि ये एक क्षेत्र है, मान लो आज़ादपुर एक क्षेत्र है और यहाँ पे हमें क्या करना है, पृथक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो अगर हिंदू समुदाय है तो हिंदू समुदाय का ही कोई नेता होगा, उसी को वोट देंगे हिंदू लोग, और अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान उसी को वोट देंगे, अपने प्रतिनिधि को ही वोट देंगे, दूसरे समुदाय के लोगों को वोट नहीं दिया जाता है ना। और सब अपने अपने अलग अलग प्रतिनिधि चुन लेते हैं। तो इसको हम पृथक निर्वाचन मंडल बोलते हैं। भारत में इसको नहीं अपनाया गया है, हमने इसका त्याग कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगला है आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं भैया। तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि सीटें किसी विशेष समुदाय के लिए क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। और वहाँ पे वोट तो सभी डालेंगे, लेकिन जो प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीटें आरक्षित की गई है। मान लो कि आज़ादपुर में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और इसमें किसी एक जाति या एक समुदाय का जो सीट है वो आरक्षित है, तो वोट तो सभी डालेंगे,
ठीक है। वोट जितने भी समुदाय के लोग हैं सब डालेंगे, लेकिन प्रतिनिधि उसी समुदाय का चुना जाएगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, तो ये व्यवस्था, ये है चुनाव की 2 व्यवस्थाएं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। लगभग 10 के आसपास, 10 से ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को करके जाएंगे, आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से नजर आने वाले हैं। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर कर देना यार। शेयर ही क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन है, और आप अगर शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए, और बेहतरीन वीडियो बनाएं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें यार। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।